जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में एसआर क्लासेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और ये न्यू प्रैक्टिस सेट है और इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, इसके पहले वाले क्लास में करवा चुके हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखें प्रैक्टिस सेट नंबर 1, सभी लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। अगर आप इसका क्लास देखे होंगे और इसका जो डिस्कशन पीडीएफ हम सेंड किए थे टेलीग्राम चैनल पे, तो उसमें आप अगर देखे होंगे, उसमें आपको जो है ना 24+ पेज आपका सिर्फ डिस्कशन का दिया हुआ है। और सर के द्वारा जो है ना, सच में सर के द्वारा बोला गया था कि जो भी जितने भी बिहार दरोगा जो सिलेबस है, वो सारा जो है ना 15 प्रैक्टिस सेट में सारा इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है कि आपका सारा बिहार दरोगा जो सिलेबस आपका इस बुक में जो है ना 15 प्रैक्टिस सेट में सारा कवर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि क्लास नंबर 1 कौन कौन देखे हैं और क्लास नंबर 1 का डिस्कशन पीडीएफ कौन कौन पढ़े हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। यस कमेंट करके जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 क्लास करके जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और डिस्कशन पीडीएफ करके जो है कमेंट कीजिएगा कि हाँ कौन कौन क्लास देखें और कौन कौन इसका डिस्कशन पीडीएफ पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने जो है ना इसका क्लास का जो 1 का था बहुत प्यार दिया और आप लोग जो कमेंट किए कि क्लास कंटिन्यू रखिएगा, तो बिल्कुल जो है ना आप लोग के लिए क्लास एक कंटिन्यू रहेगा। और एडिटोरिया बिहार दरोगा और ड्रीम डोज और ये ऐसा क्लासेस और प्लेटफॉर्म का ये 4 प्रैक्टिस सेट आपका कंटिन्यू हमेशा रहेगा। कोशिश यही रहेगा कि आपका पर डे आपका बिहार दरोगा का 2 प्रैक्टिस सेट आपका मतलब करवाया जाए। एक सुबह एक शाम में आपका 2 क्लास आएगा प्रैक्टिस सेट का, और एक जो सिलेक्शन गुरु का क्वेश्चन बैंक है उसका भी क्लास ना इधर 3-4-5 दिन से नहीं आ रहा है, तो वो भी क्लास आपका जो है ना सप्ताह में 3-4 क्लास आपको पर डे आपको मिले। मतलब सप्ताह में 7 दिन होता है तो आपका 4 क्लास कम से कम आपको उसका करवाया जाए। तो जो भी क्लास स्टार्ट है ना इस चैनल पे आपका क्लास आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ डिले हो जाता है कुछ कारणवश, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन कोशिश यही रहेगा कि आपका पर डे आपका 4 से 5 क्लास इस चैनल पे कंटिन्यू आए। ठीक है ना, तो चलिए क्लास नंबर 2 का शुरुआत करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, 2 है। आपको परीक्षा की अवधि एग्जाम में कितना मिलेगा, 120 मिनट मिलेगा, सबको पता है। और कुल प्रश्न कितना होगा, 100 प्रश्न होगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, इस क्लास के अंत में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ प्रैक्टिस नंबर 1 का जो एसआर क्लासेस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवाए हैं, कौन कौन लोग क्लास देखे हैं और कौन कौन जो लोग जो है ना क्लास नंबर 1 का डिस्कशन पीडीएफ पढ़े हैं। ठीक है, और सभी लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग को ज्वाइन कर लेना है। उसमें 17,000+ मेंबर है, उसी को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे सारा क्लास पीडीएफ टेस्ट सारा आपको उसी पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, आप लोग आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा और कुछ अपने आप में सोचना कि कौन सा आंसर का क्वेश्चन का जो आंसर है ना हम सही कर पा रहे थे। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है। ये कह रहा है कि ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल बर्फीले पवन कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल बर्फीले पवन क्या कहलाती है। बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बर्फानी तूफान कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्फानी तूफान कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल बर्फीले पवन क्या होता है, बर्फानी तूफान कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कह रहा है कि संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के पूर्वी तट के निकट पाई जाती है। बताइए, कह रहा है कि संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के पूर्वी तट के निकट पाई जाती है। बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा कि संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी तट के निकट पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत की नील में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की नील में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, ताप्ती नदी। क्या होगा, ताप्ती नदी। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत की नील में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है, क्या है, ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिएगा कि ताप्ती का जो है ना पूरा नाम क्या है, तो तापी है, और ये पश्चिम भारत का क्या है, एक प्रमुख नदी है। ठीक है, और इसकी लंबाई का बात करें, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। ठीक है, और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ला ताई के पास निकल कर कैम्बिक खाड़ी के माध्यम से जो है ना अरब सागर में क्या होती है, तो गिरती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है नील में से किस प्रदेश को विश्व का अन्न भंडार कहते हैं। बताइए, कह रहा है कि नील में से किस प्रदेश को विश्व का अन्न भंडार कहते हैं। बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, शीतोष्ण घास स्थल। क्या है, शीतोष्ण घास स्थल। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि इनमें में से किस प्रदेश को विश्व का अन्न भंडार कहते हैं, तो शीतोष्ण घास स्थल को क्या बोलते हैं, तो विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर ये 5 पे कह रहा है कि बंगाल में भूमि का अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था, बताइए। कह रहा है कि बंगाल में भूमि का अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किसने अंग्रेजों को भारत में अपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी, बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर दिया था। कौन दिया था? जहांगीर दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 7 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था, बताइए। इस ऑप्शन को बताइए, देखिए और बताइए कि इसमें किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था, बताइए। किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुगलकाबाद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक नहीं किया था, लेकिन फिरोजाबाद का निर्माण और जौनपुर का निर्माण और फतेहाबाद का निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ याद रखिएगा कि तुगलकाबाद का निर्माण किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक किया था। कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक किया था। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी, बताइए। चौथी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता निम्न में से किसने किया था, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वसुमित्र किया था। कौन किया था? वसुमित्र ने किया था। ठीक है, चौथी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। और याद रखिए कि चौथी जो है ना बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था, ये हुआ था कनिष्क शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए संविधान द्वारा अधिकतम आयु अभी निर्धारित क्या है, बताइए। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए संविधान द्वारा अधिकतम आयु कितना निर्धारित किया गया, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष। क्या होगा? 65 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र का बैंक है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र का बैंक है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, IDBI बैंक है। कौन सा है? IDBI बैंक है। ठीक, क्या है? तो ये निजी क्षेत्र का क्या है? तो बैंक है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विश्व खजुराहो मंदिर कहाँ है, बताइए। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ है, बताइए। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ है, बताइए, क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि स्वर्ण को किस धातु के मिश्रण से कठोर बनाया जाता है, बताइए। स्वर्ण को किस धातु के मिश्रण से कठोर बनाया जाता है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? तांबा। क्या है? तांबा। ठीक है, याद रखिएगा। तो स्वर्ण को तांबा धातु के मिश्रण से क्या होता है? कठोर बनाया जाता है। ठीक है, और सोना में तांबा मिलाने से क्या होता है? कठोर बन जाता है, जिसकी आभूषण बनाने में क्या होती है? आसानी होती है। इससे क्या होता है? आभूषण बनाने में क्या होता है? आसानी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं होता? नहीं पूछा है यहाँ पे ना, क्वेश्चन में जब भी एग्जाम में बैठिएगा तो आप नहीं या तो है ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़िएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं होता है, बताइए। कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं होता है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी का उद्गम पश्चिमी घाट से नहीं होता, लेकिन भद्रा का होता है, कावेरी का होता है, कृष्णा का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा के समीप होता है। ठीक है, और यह नदी लगभग जो है ना 815 किलोमीटर, कितना? 815 किलोमीटर क्या है इसकी मतलब की दूरी तय कर बंगाल की खाड़ी में क्या होता है? कटना के समीप क्या होती है? गिरती है। ठीक है, और ब्राह्मणी तथा बैतरणी इसकी क्या है? तब प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, और महानदी का विस्तार बोलेगा तो सर्वाधिक विस्तार उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, तो महानदी का विस्तार किस राज्य में सर्वाधिक है? तो उड़ीसा और क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अस्टेम में उत्तक विभाजन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, बताइए। अस्टेम में उत्तक विभाजन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तक विज्ञान। क्या होगा? उत्तक विज्ञान। ठीक है, तो उत्तक विज्ञान उत्तक का जो अध्ययन होता है जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे उत्तक विज्ञान या औत्की मतलब हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उत्तक विज्ञान किसे कहते हैं? तो जिस शाखा के अंतर्गत उत्तक विज्ञान मतलब होता है ना, उत्तक का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहेंगे? उत्तक विज्ञान कहेंगे। ठीक है, जिसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और समान उत्पत्ति या समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं या तो टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि
स्टेम में उत्तक विभाजन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? उत्तक विज्ञान के अध्ययन अंतर्गत क्या होता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना लिखित त्यागपत्र किसको संबोधित करके प्रस्तुत करता है? बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कह रहा है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना लिखित त्यागपत्र किसको संबोधित करके प्रस्तुत करता है? बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा सही उत्तर होगा जो है सही उत्तर क्या होगा इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि अपने कार्यकाल के मध्य में भी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है, जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को क्या है? अविलंब देता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 57 के तहत। ठीक है, और याद रखिए कि अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर जो है ना बने रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाइए 16 पे। कह रहा है कि यहाँ पे याद रखिए ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व भी स्वेच्छा से जो है ना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था? बताइए। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था? बताइए क्या होगा? तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? बताइए। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? बताइए। 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिविल प्रशासन में नहीं दिया जाता है, लेकिन भौतिकी विज्ञान, औषधि में और रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? बताइए। फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए, उच्च प्रतिरोध क्या है? निम्न गलनांक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित भूमि सुधार उपायों में से किसको अब तक भारत में पूरी तरह कार्यान्वित कहा जाता है? बताइए। निम्नलिखित भूमि सुधार उपायों में से किसको अब तक भारत में पूरी तरह कार्यान्वित कहा जा सकता है? बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यस्थों का उन्मूलन। क्या है? मध्यस्थों का उन्मूलन। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? बताइए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, मार्क्स व एंजल्स लिखा था। कौन लिखा था? मार्क्स और एंजल्स लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अनपिछड़े वर्गों मतलब ओबीसी के लिए आरक्षण की सलाह दी थी? बताइए। निम्न में से किसने अनपिछड़े वर्गों मतलब ओबीसी के लिए आरक्षण की सलाह दी थी? बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंडल आयोग। कौन दिया था? मंडल आयोग दिया था। कौन दिया था? मंडल आयोग। तो याद रखिए कि मंडल आयोग ने अनपिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सलाह दी थी। ठीक है, और भारत में मंडल आयोग 1 जनवरी 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी सरकार द्वारा गठन किया गया था। तो मंडल आयोग गठन कब किया गया था? याद रखिएगा कि भारत में मंडल आयोग 1 जनवरी 1979 को तत्कालीन जनता पार्टी सरकार द्वारा गठन किया गया था, और इस आयोग का कार्य क्षेत्र सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है? बताइए। भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के पास होता है। किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है? बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल का उल्लेख करता है? बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 360। क्या है? अनुच्छेद 360 करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है 30,000 कलाकारों को डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? बताइए। 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनर कोडेक्स मिशन को जो है ना प्रारंभ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? बताइए। महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया लिमिटेड है। क्या है? ऑल इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है इसका आंसर सॉरी ये तो है ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे क्या है, 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। ठीक है, याद रखिएगा।
इसका 25 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और याद रखिएगा कि दिसंबर 2024 के अनुसार भारत में कितने महारत्न कंपनियां हैं, तो 24 थी। कितने, 24, ठीक है। अब महारत्न की अवधारणा कब लाया गया था, 2010 में लाया गया था। कब लाया गया था, 2010 में लाया गया था, ठीक है। 2010 में लाया गया था महारत्न की अवधारणा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि पहली बार फीडे रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है, बताइए। पहली बार फीडे रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है, बताइए। शतरंज खिलाड़ी पूछा है, बताइए कौन है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, डी गुकेश है। कौन है, डी गुकेश है, ठीक है। कौन है, डी गुकेश, ठीक है, याद रखिएगा। और इनका संबंध किस खेल से है, तो शतरंज खिलाड़ी है। कौन है, शतरंज खिलाड़ी है, ठीक है। इनका संबंधित जो खेल है ना, कोई भी खिलाड़ी का आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्वाड में शामिल देश नहीं है, बताइए कौन सा देश क्वाड में शामिल नहीं है, बताइए कौन सा देश क्वाड में शामिल नहीं है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन शामिल नहीं है, लेकिन जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत जो है ना क्वाड में शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिए क्वाड में कौन कौन है, भारत है, इसके अलावा कौन कौन है, अमेरिका भी है। कौन है, अमेरिका भी शामिल है। कौन, अमेरिका भी शामिल है क्वाड में, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वाड में कौन कौन शामिल है, तो क्वाड में जब जो है ना, क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और कौन है, ऑस्ट्रेलिया, क्या है। तो ये 4 देश जो है ना, क्वाड का क्या है, मतलब संस्था है, इसमें 4 देश शामिल है। कौन कौन है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और क्या है, तो भारत है, ठीक है। ये 4 देश शामिल है। और इसका क्वाड का जनक पूछेगा तो कौन है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा एक क्वाड जो है ना, एक संस्था, मतलब ये लाया गया था, ठीक है। इसके जनक माने जाते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, याद रखिए क्वाड का प्रथम सम्मेलन पूछेगा तो कब हुआ था, 2017 में हुआ था। कब हुआ, 2017 में हुआ था। पहला सम्मेलन हुआ था क्वाड का, तो 2017 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ करवाया गया था, बताइए। भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ करवाया गया था, बताइए क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम में करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था, असम में, ठीक है। तो याद रखिए कि असम राज्य के चिड़ियाघर ने भारत में पहली बार कैद में हिमालयी गिद्ध के प्रजनन का रिकॉर्ड किया था, ठीक है। और हिमालयी गिद्धों का सफल प्रजनन करने वाला भारत देश फ्रांस के बाद विश्व का दूसरा उदाहरण है, मतलब दूसरा देश है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। पहला देश बोलेगा तो कौन सा है, फ्रांस है। नेक्स्ट है, मांड मुख्य रूप से किस राज्य की एक पारंपरिक लोक गायन शैली है, बताइए। मांड मुख्य रूप से किस राज्य की एक पारंपरिक लोक गायन शैली है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान का है। किसका है, राजस्थान का है, ठीक है। कहाँ का है, राजस्थान का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा था, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, दुआर्ते बारबोसा। कौन लिखा था, दुआर्ते बारबोसा लिखा था। तो याद रखिए कि पुर्तगाली लेखक दुआर्ते बारबोसा ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाचार के बारे में क्या है, विस्तार से लिखा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान के लिए निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु अनुसंधान और मौसम के पूर्वानुमान के लिए निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, बताइए। किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, बताइए क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि जलवायु अनुसंधान और मौसम के पूर्वानुमान के लिए सुपर कंप्यूटर का क्या होता है, उपयोग होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि राहीदे खालिस्तान की महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है जो उनके सिर को ठंडी हवा से बचाने के लिए साथ साथ उनकी परंपरागत सामाजिक आमिरता को प्रदर्शित करता है, बताइए किस राज्य का है। कह रहा है कि राहीदे किस राज्य की महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है जो उनके सिर को ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ उनकी परंपरागत सामाजिक आत्मीयता को प्रदर्शित करता है, बताइए किस राज्य का है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश का है। किस राज्य का, हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, बताइए। कह रहा है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, बताइए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 में हुआ था। कब हुआ था, 1978 में किया गया था।
और इसके संस्थापक कौन थे? कुलदीप नायर थे। कौन थे? कुलदीप नायर इसके क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है। नेक्स्ट है व्यास सम्मान 2024 किसे दिया गया बताइए? व्यास सम्मान 2024 किसे दिया गया बताइए? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सूर्यबाला को दिया गया। किसके लिए? किसको दिया गया? सूर्यबाला को दिया गया। ठीक है। और ये कितने नंबर का था? 34 नंबर का था। कितना? 34वां नंबर का था। ठीक है, याद रखिएगा 34वां नंबर का था। तो याद रखिए 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला को उनकी रचना कौन देश को वासी बेनू की डायरी के लिए प्रदान किया गया था? किसके लिए? तो कौन देश को वासी बेनू की डायरी के लिए प्रदान किया गया था? किनको? तो सूर्यबाला को दिया गया था। नेक्स्ट है वर्तमान समय का कौन सा भारतीय राज्य 1953 ईस्वी में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था बताइए? करा कि वर्तमान समय का कौन सा भारतीय राज्य 1953 ईस्वी में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था बताइए? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक था। कौन था? कर्नाटक था। ठीक है, याद रखिएगा। तो कर्नाटक भारतीय राज्य 1953 में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और कर्नाटक दक्षिण भारत का राज्य है जिसकी राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है, सबको पता है। और इसका गठन कब हुआ था? याद रखिए, इसका कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर जो है ना, 1 नवंबर 1956 को किया गया था। कब किया गया था? 1956 के अधिनियम से किया गया था। और पहले यह मैसूर राज्य कहलाता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है बताइए? कह रहा है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है बताइए? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गापुर में स्थापित किया गया। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष दुर्गापुर में स्थापित किया गया। और दुर्गापुर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है 1963 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था बताइए? 1963 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था बताइए? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड है। कौन सा राज्य है? नागालैंड। ठीक है, तो याद रखिए कि नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के तहत 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। और इसका राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? तो कोहिमा है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मणिपुर का राजकीय पशु है बताइए? मणिपुर का राजकीय पशु क्या है बताइए? मणिपुर का राजकीय पशु क्या है बताइए? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सिरोऊ लीली है। क्या है? सिरोऊ लीली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। किसको मिलकर जो है रसायन मिलकर जो है ना प्रोटीन बताएं? कौन सा रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं बताइए? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीनो अम्ल। क्या है? अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल रसायन मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट है विंडोज 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस को दबाना पड़ता है बताइए? विंडोज 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किसको दबाना होगा बताइए? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, F8। किसको बड़ा दबाएंगे? कौन सा की को? F8 को दबाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ में भारत का पहला युवा राजदूत रहा है बताइए? करा निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ में भारत का पहला युवा राजदूत रहा है बताइए? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हिमा दास। क्या है? हिमा दास। इनको ना ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी बताइए? करा निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी बताइए? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, माइकल फेराडे ने किया था। कौन किया था? माइकल फेराडे ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO इसको का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था बताइए? करा इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था बताइए? तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हीरापुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? हीरापुर में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी का पहला कारखाना हीरापुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया था बताइए? भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया था बताइए? क्या होगा? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दक्कन प्रांत किया था। कौन किया? दक्कन प्रांत। ठीक है, तो भारत के दक्कन प्रांत क्षेत्र में आसफ जाही राजवंशों ने निजामों को ने शासन किया था। भारत के दक्कन प्रांत क्षेत्र में आसफ जाही राजवंशों के निजामों ने शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निश्चय पोषण योजना का उद्देश्य रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना था बताइए?
कह रहा है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निश्चय पोषण योजना का उद्देश्य रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना था। बताइए कौन करता है? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तपेदिक मतलब टीबी करता है। कौन सा? तपेदिक या टीबी, ठीक है, जिस जो भी बोलिए। तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई निश्चय पोषण योजना का उद्देश्य तपेदिक टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? बताइए कौन सा अनुच्छेद में है? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद कितना है? तो 10 है। कौन सा अनुच्छेद है? 10। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का क्या करता है? निरंतरता से संबंधित है। नेक्स्ट है, खाली स्थान देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। बताइए क्या है? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी मुद्रा रिजर्व है। तो विदेशी मुद्रा रिजर्व देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा क्या है? परिसंपत्तियां हैं। नेक्स्ट है, हाई डार्क का अनुक्रमण कहाँ होता है? बताइए हाई डार्क का अनुक्रमण कहाँ होता है? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गीली स्थल में होता है। कहाँ होता है? गीली स्थल में होता है। तो हाई डार्क का अनुक्रमण गीली स्थल में होता है और हाई डार्क को हाइड्रोसेसर भी कहा जाता है। हाई डार्क को क्या कहते हैं? हाइड्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित त्योहारों में से किसे शीत ऋतु के त्योहार के रूप में जाना जाता है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित त्योहारों में से किसे शीत ऋतु के त्योहार के रूप में जाना जाता है? बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चकान गान नगई, ठीक है। तो याद रखिए कि चकान गान नगई त्योहार को शीत ऋतु के त्योहार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो याद रखिए कि इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक क्या है? पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना से कितना के बीच था? बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना से कितना बीच था? बताइए सबको पता होगा, बताइए क्या होगा? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 1951 से क्या? 1956, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना, ठीक है। और इसका जो है ना, इसका किसको प्राथमिकता दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में? तो कृषि को दिया गया था। किसको? कृषि को उच्च प्राथमिकता दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को अनिवार्य कर दिया। बताइए कह रहा है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचों को अनिवार्य कर दिया है? बताइए कौन सा राज्य है? तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? बताइए गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? बताइए क्या होगा? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छऊ के लिए। किसके लिए? छऊ के लिए। तो याद रखिए कि भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को 2012 में, कब? 2012 में छऊ नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार से पहले कितने जिलों को कवर्ड किया गया? मतलब आवृत मतलब कवर्ड किया गया। बताइए अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार से पहले कितने जिलों को कवर्ड किया गया? बताइए क्या होगा? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कितने जिले? 200 जिले। 200 जिलों को जो कवर कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? बताइए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1960 के दशक के मध्य भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन का पहचान कीजिए। इसमें सही कथन कौन सा है? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। क्या है? बिल्कुल सही है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती जाती है, ठीक है। ये क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि जो मल लोक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। क्या है? सिक्किम। नेक्स्ट है, उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए
उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समूहन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? बताइए राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? बताइए बताइए क्या होगा? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के पास होता है। किसके पास होता है? तो राज्यपाल के पास होता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदेशों को हृदय में संयोजित रखे और उनका पालन करे के बारे में जो है ना बात करती है? बताइए कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजित रखे और उनका पालन करे और उसके बारे में बात करती है? बताइए कौन सा धारा है? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपधारा क्या है? तो बी है। नेक्स्ट है ग्रामीण वित्त पोषण। ग्रामीण वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य बैंक है? बताइए ग्रामीण वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य बैंक है? तो क्या होगा? तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? तो नाबार्ड बैंक है। क्या है? नाबार्ड बैंक है। ठीक है। और नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ था। ठीक है। छठी पंचवर्षीय में स्थापना हुआ था और ये किस पे आधारित है? शिवरमन समिति पे जो है आधारित है। ठीक है, नाबार्ड। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? तो मुंबई में क्या है इसका मुख्यालय है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि तनाव या वैमनस्य शैथिल्य क्या है? बताइए तनाव या वैमनस्य शैथिल्य से क्या है? बताइए क्या होगा? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाशक्तियों के बीच क्या है? तनाव शैथिल्य से। क्या है? महाशक्तियों के बीच तनाव शैथिल्य है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का संबंध किसके अप्रतिबंधित एवं उन्मुक्त चलन से? बताइए कह रहा है कि वैश्वीकरण का संबंध किसके अप्रतिबंधित एवं उन्मुक्त चलन से? बताइए तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी से है। प्रौद्योगिकी से भी है, पूंजी से भी है, माल से भी है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 में विभाजित किया था। बताइए आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 में विभाजित किया था। बताइए किसमें किया था? बताइए तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा, आश्रम में किया था। किसमें किया था? आश्रम में। तो आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 आश्रम में क्या किया था? विभाजित किया था। ठीक है। नेक्स्ट है जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई थी? बताइए जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई थी? बताइए तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मद्रोही विधर्मी मानकर जलाने से। ठीक है। तो जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु धर्मद्रोही विधर्मी मानकर जलाने से हुई थी। नेक्स्ट है कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? बताइए कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? बताइए तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महायान बुद्धवाद का था। किसका था? महायान बुद्धवाद का था। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती? बताइए कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती? बताइए किस शहर को? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ को। किसको नहीं मिलता है? चंडीगढ़ को नहीं मिलता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। बताइए पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। बताइए किसमें? तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पातशाहनामा में। किसमें? पातशाहनामा में। नेक्स्ट है हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? बताइए हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण की अधिकता कारण। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? बताइए 70 का सही उत्तर क्या होगा? 70 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? फिनलैंड को। ठीक है। तो फिनलैंड को लैंड्स ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, वह कौन सा है? बताइए कह रहा है ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, कौन सा है? बताइए तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टस है। क्या है? यूकेलिप्टस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं है? बताइए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फल शर्करा या फ्रुक्टोज क्या है? तो नहीं है। ठीक है। तो देखिए फल शर्करा फ्रुक्टोज कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला क्या है? तो नहीं है, लेकिन साइक्रीन है, एस्पार्टेम है, एस्क्यू कार्लोस है। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि इनमें से किस अम्ल में क्षारकता 1 है? बताइए कह रहा है इनमें से किस अम्ल में क्षारकता 1 है? बताइए
73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट में क्या है, क्षारकता 1 है। तो डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट अम्ल में क्षारकता क्या है, तो 1 है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति है जो तेल पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अलसी का तेल। क्या है, अलसी का तेल, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अम्लीय वर्षा पर्यावरण के किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होती है, बताइए। अम्लीय वर्षा पर्यावरण के किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होती है, बताइए। देखिए क्या होगा, तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड और क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, कौन से देश में विश्व की प्रथम सुव्यवस्थित मोटर रेस आयोजित की गई थी, बताइए। कह रहा है कौन सा देश में विश्व की प्रथम सुव्यवस्थित मोटर रेस आयोजित की गई थी, बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में किया गया था। कहाँ किया गया था, फ्रांस में किया गया था, ठीक है। तो विश्व की प्रथम सुव्यवस्थित मोटर रेस फ्रांस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व ऑटिज्म आत्म विमोह चेतना दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व ऑटिज्म आत्म विमोह चेतना दिवस कब मनाया जाता है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 2 अप्रैल को मनाते हैं, कब मनाते हैं, 2 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, बताइए। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कौन क्या, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पूर्ति विषयक उपाय है, बताइए। क्या है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पूर्ति विषयक उपाय क्या है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कीमत नियंत्रण करना, ठीक है। तो कह रहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पूर्ति विषयक उपाय क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कीमत नियंत्रण करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था, बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. रॉय ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है, बताइए। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत शिरा में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है, बताइए। जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डाइएथिलेमाइन। क्या होगा, डाइएथिलेमाइन, ठीक है। तो जलीय घोल में डाइएथिलेमाइन सबसे अधिक क्या है, प्रबल क्षारक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से देश की मुद्रा बिर है, बताइए। निम्न में से कौन से देश की मुद्रा क्या है, बिर्रे है, बताइए। क्या होगा, 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इथोपिया का है। किसका, इथोपिया का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, फसल का बीमा किसके अंतर्गत आता है, बताइए। फसल का बीमा किसके अंतर्गत आता है। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय बीमा कंपनी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र शब्द बनाया, बताइए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र शब्द बनाया, बताइए। 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, F.D. रूजवेल्ट ने बनाया। कौन बनाया, F.D. रूजवेल्ट ने बनाया। तो याद रखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति F.D. रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशंस शब्द बनाया था, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शब्द बनाया था, ठीक है। आगे कह रहा है कि रेड आर्मी के संस्थापक कौन थे, बताइए। रेड आर्मी के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लियोन ट्रॉट्स्की थे। कौन थे, लियोन ट्रॉट्स्की थे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस वायरस की खोज की थी, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी, बताइए। 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, TMB का हुआ था। किसका हुआ था, TMB का हुआ था, ठीक है। तो सर्वप्रथम TMB वायरस की खोज हुई थी। और याद रखिएगा कि 1892 में रूसी बायोलॉजिस्ट द्मित्री इवानोवस्की ने चैम्बरलैंड फिल्टर का प्रयोग करके टोबैको मॉस्के वायरस TMB की खोज की गई थी, ठीक है। और इस वर्ग का प्रकार का जो है ना पहला वायरस खोजा गया था, ठीक है। कब, 1892 में। नेक्स्ट है, पसीना रोधी पदार्थों में समानता निम्नलिखित में से क्या होता है। पसीना रोधी पदार्थों में समानता निम्नलिखित में से क्या होता है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम यौगिक होता है। क्या होता है, एल्यूमिनियम यौगिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का ऐसा कौन सा एकमात्र औद्योगिक देश है जिसने क्योटो नवाचार का अनुसमर्थन नहीं किया, बताइए। कह रहा है विश्व का ऐसा कौन सा एकमात्र औद्योगिक देश है जिसने क्योटो नवाचार का अनुसमर्थन नहीं किया। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका।
कौन किया? अमेरिका नहीं किया था, लेकिन जापान किया था, रूस किया था, फ्रांस किया था। नेक्स्ट है केरल का कुटनाड या कुट्टानाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। केरल का कुट्टूनाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में सबसे कम तुंगनता वाले क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत में सबसे प्राचीन गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? बताइए। कह रहा है कि भारत में सबसे प्राचीन गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? बताइए क्या होगा? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। तो याद रखिए कि भारत में सबसे प्राचीन गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च केरल राज्य में क्या है? तो इस अवस्थित है। ठीक है। और याद रखिए कि भारत में सबसे प्राचीन गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च केरल के चित्तूर जिले के पल्लाचूर में स्थित है। ठीक है। आगे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फ्रॉम द वर्ब ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्क। तो क्या होगा? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ही इज वर्किंग होगा। क्यों? इज वर्किंग होगा। ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए। इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, एवरी वन कॉल्स हिम ए पेस मेकर। इसमें चेंज इनटू पैसिव वॉइस बनाना है। बताइए चेंज इनटू पैसिव वॉइस कौन सा होगा? बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ही इज कॉल्ड ए पेस मेकर। ही इज ए कॉल्ड पेस मेकर। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बधवागमन शब्द कौन सी संधि विच्छेद नहीं है? सही है। बताइए। बधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बधु जोड़ आगम क्या होगा? बधवागम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ठीक है। नहीं देखिए यहाँ से मैथ रीडिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। देखिए 96 का सही उत्तर क्या होगा? 96 का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 96 का। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? 98 का ए होगा। आगे देखिए 99 का सही उत्तर क्या होगा? 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। आगे देखिए लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिनको भी ग्रुप में जुड़कर प्रैक्टिस सेट लगाना है, मतलब क्लास से पहले प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप सभी लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये जो है ना प्रैक्टिस सेट जो बिहार दवा का 3rd बैच टारगेट होम बेसिस प्लस प्रैक्टिस सेट बैच है, ये बैच स्टार्ट हो चुका है, अभी 2 दिन हुआ है। जिनको भी ज्वाइन करना है आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें सारा बुक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और क्वेश्चन बैंक, लूसेंट, एनसीईआरटी सार संग्रह, स्पीडी, और इसमें दृष्टि जो है ना समान ज्ञान जो क्यूक बुक आता है इसको भी करवाया जाएगा। एडिटोरिया पा जितने भी बुक आपको दिख रहा है सारा बुक इसमें करवाया जाएगा। आपको होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों करवाया जाएगा। ठीक है। और इसमें जितने भी मार्केट में जो भी न्यू प्रैक्टिस सेट आया, जैसे मान लीजिए अभी एसआर क्लासेस का आया, अभी प्लेटफॉर्म का आएगा, और एडिटोरिया का तो आ ही गया है, ड्रीम डोज का है, तो सभी प्रैक्टिस सेट को इसमें इस ग्रुप में करवाया जाएगा। और इस ग्रुप का जो है ना वैलिडिटी कब तक है? तो बिहार दरोगा पीटी एग्जाम तक है। तो जिनको भी लगता है कि हमको क्लास से पहले हमको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप का जो है एडमिशन फी कितना है? 149 है। तो आप जो है नीचे सारा डिटेल दिया हुआ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उसमें 17,000 प्लस मेंबर है, वहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है कैसे कैसे क्या करवाया जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो। बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और आपको लगता है कि प्रैक्टिस सेट हमको पहले बनाना है क्लास में, क्लास आने से पहले बनाना है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें प्रैक्टिस सेट सारा करवाया जाएगा और करवाया जा भी रहा है। ठीक है। इसमें देखिए प्रैक्टिस सेट का PDF पहले ही वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है कि आप लोग बना लीजिए, जब क्लास आए तो क्लास को देखिए। ठीक है। तो जिनको भी लगता है कि नहीं हमें क्लास से पहले प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे ड्रीम डोज, एडिटोरिया और ये ऐसा क्लासेस और ये प्लेटफॉर्म का जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया इस ग्रुप में सारा करवाया जाएगा। और ये जो ग्रुप है ना बिल्कुल न्यू ग्रुप है, अभी 2 दिन ही हुआ है होमवर्क का स्टार्ट हुए, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे सारा कुछ आपको करवाया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे करंट अफेयर्स और ज्ञान बिंदु का जो होमवर्क है ये सारा कुछ करवाया जा रहा है। ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो क्लास के बारे में जरूर बताइएगा, और कौन कौन क्लास फर्स्ट देखे हैं आप सभी लोग उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको इस क्लास का डिस्कशन जो PDF भेजे थे टेलीग्राम चैनल पे, जो राहुल स्टडी ग्रुप पे टेलीग्राम चैनल पे जो है ना सेट नंबर 1 का डिस्कशन PDF भेजे हैं, तो कौन कौन लोग पढ़े हैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।